इतिहास में एक युद्ध ऐसा भी हुआ है जो सोने चांदी के लिए नहीं हुआ, बल्कि पक्षियों के मलमूत्र से बने पहाड़ों के लिए हुआ है, चट्टानों के लिए हुआ है। उनको गुएनो कहते हैं। और जिन पक्षियों के मलमूत्र से ये चट्टान या पहाड़ बने हैं उनको गुएनो बर्ड्स कहते हैं। ये समुद्री पक्षी हैं। प्रशांत महासागर में पेरू और चिली के पास में कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनमें ये चट्टानें पाई जाती हैं जो पक्षियों के मलमूत्र से बनी हैं, और इनके लिए एक युद्ध हुआ है स्पेन और दक्षिणी अमेरिका के देशों के बीच में। हेलो फ्रेंड्स, बायोकेमिकल साइकिल पार्ट 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। आज समझेंगे अपन फॉस्फोरस साइकिल को। सजीवों में, सारे लिविंग बींग्स में फॉस्फोरस अवश्य होता है। ये फॉस्फेट के रूप में होता है, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो फॉस्फोरस युक्त या फॉस्फेट युक्त होते हैं। जैसे सजीवों के शरीर की इकाई कोशिका है, सेल है, और सेल के लिए आवश्यक है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की बाइलेयर होती है, और ये लिपिड की बाइलेयर फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, यानी लिपिड के साथ में फॉस्फेट उपस्थित होता है। इसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल, DNA और RNA, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट समूह होता है। अर्थात किसी जीव की कोशिका में जितना DNA होता है उसमें जितने बेस पेयर्स होते हैं उतने ही पेयर्स फॉस्फेट के होते हैं। इस प्रकार RNA के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट होता है। ATP और ADP में भी फॉस्फेट होते हैं। क्रिएटिन फॉस्फेट और आर्जिनिन फॉस्फेट जो उच्च ऊर्जा के पदार्थ हैं उनके अंदर भी फॉस्फेट होता है। अनेक प्रोटीन ऐसे हैं जिनके अंदर फॉस्फेट होता है, अनेक एंजाइम ऐसे हैं जिनके अंदर फॉस्फेट होता है। एनिमल्स में, बोन और टीथ में फॉस्फेट युक्त कंपाउंड्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फॉस्फोरस साइकिल की एक महत्वपूर्ण बात, फॉस्फोरस का वायुमंडल में कोई सोर्स नहीं होता। जिस तरह से कार्बन साइकिल में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड रिजर्वोयर का काम करती है, जिस तरह से वायुमंडल के नाइट्रोजन साइकिल में रिजर्वोयर का काम करती है, ऐसा कोई रिजर्वोयर फॉस्फोरस का वायुमंडल में नहीं है। कभी दुनिया में किसी भाग में फॉस्फीन PH3 गैस बनती है, यह लोकलाइज्ड स्थान पर हो सकती है, और इसका फॉस्फोरस साइकिल में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ये विषाक्त गैस है, इसका लिविंग बींग से कोई संबंध नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात फॉस्फोरस साइकिल की, फॉस्फोरस बायोस्फीयर में प्रवेश करता है फॉस्फेट के रूप में, और फॉस्फेट होता है घुलनशील अवस्था में सॉइल में और पानी में, और पानी के साथ में बहकर महासागरों में पहुंचता है। और महासागरों में जब इसकी सांद्रता बढ़ती है, दूसरे साल्ट्स की सांद्रता बढ़ती है, तो यह अवक्षेपित होता है, प्रेसिपिटेट होता है, अघुलनशील अवस्था में आ जाता है और नीचे पेंदे की ओर बैठता है। और इस क्रिया को अपन अवसादन या सेडिमेंटेशन कहते हैं। और सेडिमेंटेशन से जो पदार्थ नीचे बैठते हैं वो कालांतर में जाके सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाते हैं, चट्टानों में बदल जाते हैं। यानी फॉस्फेट जो उपलब्ध था सॉइल में और पानी में, वो अब चट्टानों के रूप में बदल गया, वो बायोस्फीयर को उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकार बायोस्फीयर में जो फॉस्फेट उपलब्ध था वो धीरे धीरे अनुपलब्ध हो जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है। फॉस्फेट की सहायता से इकोलॉजी की एक और टर्म समझते हैं, लिमिटिंग फैक्टर या कंट्रोलिंग फैक्टर, हिंदी में सीमांतकारी कारक। यदि कोई फैक्टर, कोई कारक, टेम्परेचर भी हो सकता है, वो लाइट भी हो सकती है, या जैसे फॉस्फेट हो सकता है, आवश्यकता के अनुसार नहीं है उपलब्ध वातावरण में, जियोस्फीयर में वो कम है, जैसे लाइट कम है, और यदि लाइट बढ़ा दी जाए तो पौधों की वृद्धि बढ़ जाती है। इसी तरह से फॉस्फेट यदि उपलब्ध कम है वातावरण में, जो कम हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक बनने के कारण, तो यदि अपन सॉइल के अंदर फॉस्फेट उपलब्ध करा दें तो पैदावार बढ़ जाएगी, फसल अच्छी होगी, प्लांट्स की ग्रोथ होगी तो एनिमल्स की ग्रोथ भी होगी। ये लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। अर्थात फॉस्फेट ने लिमिट लगा रखी है प्लांट्स की ग्रोथ की। यदि फॉस्फेट की मात्रा बढ़ा दी जाए सॉइल में तो प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी, और इसलिए हम फर्टिलाइजर के रूप में काम में लेते हैं फॉस्फेट को। हम खेतों में डालते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट। चाइना में, मोरक्को में और अमेरिका में फॉस्फेट के खाने हैं, वहाँ से फॉस्फेट निकाला जाता है, सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है और सॉइल में मिलाया जाता है। ये डाई अमोनियम फॉस्फेट के और अमोनियम फॉस्फेट के कारखाने हैं, जहाँ ये बनकर विभिन्न स्थानों पर पहुँचता है और सॉइल में मिलाया जाता है। ये लिमिटिंग फैक्टर। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, फॉस्फोरस साइकिल, ये P, वो एक्चुअल में फॉस्फेट के रूप में पौधों द्वारा अवशोषित होता है और फूड चेन के रूप में फिर आगे बढ़ता है एनिमल्स में। थोड़ा सा फॉस्फेट एनिमल्स में ड्रिंकिंग वाटर के साथ भी जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात समझते हैं, वो है बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। इकोलॉजी की ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है,
क्या है बायोमैग्नीफिकेशन? कोई पदार्थ जैसे फॉस्फेट बायोस्फीयर में तो ज़्यादा है और जियोस्फीयर में कम है, यानी वातावरण में तो कम है और प्लांट्स और एनिमल्स में ज़्यादा है। तो कहाँ से आया? आया तो वातावरण से, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स में वो इकट्ठा हो गया, उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, ये मैग्नीफिकेशन हो रहा है। जीवों के अंदर मैग्नीफिकेशन क्या कहलाता है? ये बायोमैग्नीफिकेशन। तो दो टर्म हमने समझी है इस फॉस्फोरस साइकिल के सहायता से, एक तो लिमिटिंग फैक्टर की और दूसरा बायोमैग्नीफिकेशन की। फॉस्फोरस साइकिल को अपन दो पार्ट में समझते हैं। एक पार्ट में समझेंगे अपन किस तरह से जियोस्फीयर में बिना जीवों के भी फॉस्फेट की साइकिल चल रही है, पहले से चलती रही है। ये फॉस्फेट की रॉक्स हैं, पहाड़ है ये, वहां पर फॉस्फेट की रॉक्स है और इन पर जब पानी गिरता है तो इसका अपरदन, इरोजन होता है और वहां से फॉस्फेट पानी के साथ बहकर मैदानों में आता है। और ये जो फॉस्फेट मैदानों में आया ये उपलब्ध है पौधों को। यहाँ से बहता हुआ पानी जब समुद्र में पहुंचता है तो ये फॉस्फेट समुद्र में पहुंच जाता है और समुद्र में पहुंचकर वापस सेडिमेंट्री रॉक के रूप में बदलता है। ये सेडिमेंट्री रॉक टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से फिर कभी पहाड़ के रूप में आ सकती हैं। ये जो पहाड़ बने हुए हैं वो टेक्टोनिक प्लेट के टकराट से बने हुए पहाड़ हैं ये। और ये जो रॉक्स हैं कैल्शियम फॉस्फेट की, वो सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती हैं या वोल्केनिक रॉक भी हो सकती हैं। ज्वालामुखियों के फटने से जो लावा निकलता है उससे बनी हुई चट्टानें भी हो सकती हैं। इनके अपरदन से फॉस्फेट आता है पानी के साथ में और वापस यहाँ पर समुद्र के पेंदे में कैल्शियम फॉस्फेट की चट्टानें बना देता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट की चट्टानें बना देता है। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है। यहाँ पर ये जो फॉस्फेट है पानी के साथ में बह के आया हुआ है, ये फॉस्फेट उपलब्ध होता है लैंड के प्लांट्स को, और यहाँ पर जो फॉस्फेट है समुद्र के पानी में या दूसरे किसी झील के पानी में, वो फॉस्फेट उपलब्ध है एक्वेटिक प्लांट्स को और यहाँ से फिर वो फूड चेन के थ्रू एनिमल्स में प्रवेश करता है। तो यहाँ जो अभी समुद्र का पैंदा है वो कभी वापस पहाड़ बन सकता है और जो पहाड़ है वो वापस समुद्र के अंदर नीचे दब सकते हैं। करोड़ों वर्षों से ये क्रियाएं लगातार हो रही हैं। ये फॉस्फोरस की साइकिल या फॉस्फेट की साइकिल जियोस्फीयर में, इसमें लिविंग बींग्स शामिल नहीं है। अब अपन फॉस्फोरस साइकिल या फॉस्फेट साइकिल का सेकंड पार्ट समझते हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स भी शामिल हैं। बायोजियोस्फीयर में फॉस्फोरस की साइकिल, ये एनवायरनमेंट है, ये फ्री फॉस्फेट है, फॉस्फेट आयंस हैं। यदि ये सॉइल है, मिट्टी है, तो यहाँ जड़ों के द्वारा प्लांट अवशोषित करेंगे फॉस्फेट को, और यदि ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, यहाँ पर यदि पानी है तो पानी में से सीधे अवशोषित कर लेंगे फॉस्फेट को, तो प्लांट्स में पहुंच गए फॉस्फेट आयंस और प्लांट्स के शरीर के भाग बन जाएंगे, बायोमोलिक्यूल का हिस्सा बन जाएंगे, उनके लिपिड बाइलेयर का, आरएनए डीएनए का, एटीपी का इनका हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ से फूड चेन शुरू होगी और ये शाकाहारी से मांसाहारी, तो फॉस्फेट यहाँ से होते हुए मांसाहारी तक पहुंच गए। थोड़े से फॉस्फेट यहाँ से एनवायरनमेंट से ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू भी शाकाहारी और मांसाहारियों के द्वारा पहुंचते हैं। अब ये इनके डेड पार्ट है। प्लांट्स और दोनों तरह के एनिमल्स से जो मरते हैं अपने स्वाभाविक मौत से, उनके डेड पार्ट है, उनका डिकम्पोजिशन हुआ, और एनिमल्स ने उत्सर्जन किया, उनका डिकम्पोजिशन हुआ, और ये डिकम्पोजिशन से इनके मृत शरीर से वापस फॉस्फेट फ्री हो गया और ये फ्री फॉस्फेट वापस उपलब्ध हो जाएगा यदि सॉइल है तो सॉइल में और यदि पानी है तो पानी में। इस प्रकार ये चक्र लगातार चलता रहता है। कब तक? जब तक ये फॉस्फेट बहकर समुद्र में नहीं पहुंच जाए, और यदि बहकर समुद्र में पहुंच गया तो वापस पहाड़ों से फॉस्फेट के नए आयन आएंगे जो इस साइकिल में भाग लेंगे। और हम यदि फॉस्फेट मिला देते हैं डाइमोनियम फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट या अमोनियम फॉस्फेट के रूप में, वो फॉस्फेट आयन भाग लेंगे इस साइकिल में। फॉस्फेट साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, इन दोनों के लिए कॉमन टर्म है ग्वेनो, और ग्वेनो को समझे बिना ये दोनों साइकिल पूरी नहीं होंगी। ग्वेनो के पहाड़ बने हुए हैं, ग्वेनो से आइलैंड्स, द्वीप बने हुए हैं, टापू बने हुए हैं। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। समझते हैं अपन उसको यहाँ से, प्रशांत महासागर में ये सूक्ष्म पौधे हैं। और अपन ने ये भी समझा है कि महासागरों में थल से बहकर फॉस्फेट पहुंचता है, इतना ज्यादा पहुंचता है कि उसका सेडिमेंटेशन होता है, उसका अवसादन होता है। तो यहाँ पर बहुत सारा फॉस्फेट है। इस फॉस्फेट को ये सूक्ष्म पौधे काम में लेते हैं, अपने अंदर एसिमिलेट करते हैं, यानी फॉस्फेट इनके शरीर में पहुंच गया, यहाँ से शाकाहारियों में पहुंचा जो इनको खाते हैं, और यहाँ से पहुंचा मांसाहारियों में जो इनको खाते हैं, और मांसाहारियों में फिर छोटे से बड़े में पहुंच गया। यहाँ पर मछलियां हैं,
तो मछलियों के अंदर भी फॉस्फेट पहुंच गया, यानी मछलियों के अंदर भी बहुत सारा फॉस्फेट है। और इन मछलियों को खाते हैं बर्ड्स। इन बर्ड्स को कहते हैं गुएनो बर्ड्स। ये बर्ड्स मछलियां खाती हैं और फिर पास के टापू में या पेरू और चिली के पश्चिमी तट पर उस स्थान पर जाके बैठती हैं और वहां पर मलमूत्र त्याग करती हैं। इस मलमूत्र का अपघटन होता है और इसके कारण बनता है गुएनो, और इस गुएनो के कारण पहाड़ बन गए, चट्टानें बन गई। और ये गुएनो रिच है नाइट्रोजन में, फॉस्फेट में और पोटेशियम में। तो यहाँ से निकाला जाता है, ये खनन किया जाता है इसका, और सारी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में, मैन्योर के रूप में। इस प्रकार इन सी बर्ड से बनाया हुआ गुएनो, और इस गुएनो से बनी है चट्टानें, पहाड़ और आइलैंड्स जिनके लिए युद्ध हुए हैं। अब बात करते हैं अपन गुएनो बेड्स की। गुएनो बेड्स पाई जाती है यूएस में। एरिजोना स्टेट है यूएस का, वहां पर केव्स हैं, उन केव्स में पाई जाती हैं ये बेड्स। ये इंसेक्टिवोर हैं, कीटभक्षी बेड्स हैं, और ये जब इंसेक्ट्स का वो खाती हैं तो उनका कुछ पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता। काइटिन जो क्यूटिकले में पाया जाता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो इनके मल के साथ बाहर निकलता है, और जब इनके मलमूत्र का अपघटन किया जाता है तो इससे जो पदार्थ बनते हैं वो भी गुएनो कहलाते हैं। और इन गुएनो का भी एक्सपोर्ट होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर के रूप में। इस गुएनो में ये पदार्थ होते ही हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम। इसके साथ साथ कुछ खास तरह की फंजाई, खास तरह की कवक भी होती हैं, और ये कवक सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। जब इसको मैन्योर के रूप में काम में लेते हैं तो ये सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। ये गुएनो। इस प्रकार फॉस्फोरस साइकिल में बस इतना। अब एक इम्पोर्टेंट बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।